हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रूप में बनकर भी आते हैं। अब वह कैसे आती हैं वो भी हम बताएंगे और याद करने का सरल तरीका है, इसलिए वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सूत्र याद करना अलग बात है, पर यदि उन सूत्रों को भी समझ के अगर आपने याद किया तो वो भूलते नहीं हैं। इसलिए वह तरीका भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहें। पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी दोनों पर कोष्टक लगा है, तो इसलिए इसको होल कहते हैं, क्योंकि यह दोनों पर लगा है तो मतलब पूरे पर। होल का मतलब होता है पूरे, तो ए प्लस बी के पूरे का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यह प्लस 2ab को यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी लिख सकते हो और इस प्लस बी स्क्वायर को तीसरे नंबर पे भी लिख सकते हैं। तो आपकी जैसी मर्जी है, दोनों रूप में सही है, बस चिन्ह समेत हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो था, अब इसमें आप याद करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे यह रूम में यह घर है, घर में दो लोग हैं। यहाँ पर कोई चोर है, वह ऊपर से आया तो यह ए के ऊपर भी आएगा तो ए स्क्वायर, और बी के ऊपर भी आया तो बी स्क्वायर, बी के रूम में भी आया। फिर यहाँ पर प्लस 2ab मतलब यह ए और बी दोनों के रूम में आया, तो यहाँ पर ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab को हम दूसरे नंबर पर भी लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर को तीसरे नंबर पर, बस चिन्ह समेत आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी सिस्टम है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर दो कमरे हैं, तो एक ए और बी। इस पर एक चोर है ऊपर छत पर, वह जब अंदर घर में घुसेगा तो वह ए के ऊपर भी आ गया, पहले ए रूम में और बी रूम में भी आया। आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर बी क्या है, माइनस का, तो बी पर जहाँ पे विषम घात होगी वहाँ बी माइनस का ही रहेगा, और जहाँ सम घात होगी वहाँ प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बी पर दो घात है, यह सम घात है तो यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर बी पर कोई घात नहीं है मतलब एक घात है, जब कोई घात नहीं होती है तो एक घात मानी जाती। तो यहाँ पर बी पर एक घात है मतलब विषम घात है, तो यहाँ पर माइनस लग गया। तो माइनस वाले सूत्रों में होता है, ऐसा याद रखना है आपको थोड़ा सा। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर कोष्टक शुरू हो गया तो इनटू बोल सकते हैं, इनटू ए प्लस बी। फिर देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कहाँ माइनस आना है, कहाँ प्लस, वह आप ध्यान से देखिएगा कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर बी सूत्र में माइनस का है, अंदर माइनस का बी है, तो आपने देखा जहाँ पर भी बी पर विषम घात आएगी, विषम घातें कहलाती हैं 1 3 5 7 ऐसे रूप में, और सम घात 2 4 6 जो 2 से पूरी कट जाती। तो आप देखिएगा बी में जहाँ पर विषम घात है, यहाँ पर बी पर 3 घात विषम है तो माइनस आ गया, और यहाँ पर बी पर एक घात है, कोई घात नहीं है तो एक घात है, तो ये भी विषम है तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। पर यहाँ पर देखिए आप बी पर दो घात, एक सम है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चिन्ह को भी, या ए क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर है जब आप इस 3ab का ए में और बी में गुणा करेंगे तो ऐसे ही बन जाता है, तो चाहिए याद कर लीजिए, चाहिए एक ही चीज़ है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कभी भी दो संख्याएं हों उन पर स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, दोनों दो संख्याएं हों और होल स्क्वायर ना लगा हो, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ के लिख देते और एक बार घटा के लिख देंगे उन्हीं दोनों संख्याओं को, बस याद हो जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो होल स्क्वायर कभी भी लगा हो तो यहाँ पर उन सभी का स्क्वायर स्क्वायर कर देते, और फिर वह जब ये चोर है या दोनों से मिलने गया तो यहाँ पर 2ab लिख दिया था।
ऐसे यहाँ पर अब तीनों से मिल गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 चोर ए बी से भी मिल गया क्योंकि तीनों को इकट्ठा तो लिख नहीं सकते। सो पहले 2ab लिख दिया, फिर 2bc लिख दिया, फिर 2cab लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्रम रखने के लिए आपको पता ही है कि पहले ab फिर bc फिर ca, ऐसा एक क्रम चक्रीय क्रम मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे एक गोला बनाया, अब यहाँ पर पहले लिख दिया a, फिर लिख दिया b, फिर लिख दिया c। तो यहाँ पर देखिए पहले ए बी के पास ए से बी गया तो यहाँ पर ए बी लिख दिया, फिर इस चक्रीय क्रम में बी से कहाँ पहुँचे सी पर, तो यहाँ पे बी सी आ गया दूसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर सी से हम पहुँचेंगे ए पर, इसलिए यहाँ पर सी ए आ गया। तो आप इस चक्रीय नियम से याद रख सकते हैं कि पहले ए से बी तक गए सो 2ab, फिर बी से सी तक गए तो 2bc, फिर सी से ए तक गए तो 2ca। फिर देखिए परिभाषाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और कहाँ से शुरू होती? आप यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या लिखा है, प्राकृत में यहाँ पर एक प्रा के बाद डंडा लगा हुआ है, ये डंडा दिख रहा है, इस डंडे को आपको 1 मान के रखना है, इस डंडे से याद रखना है कि 1। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? यहीं से देख लीजिए 1 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 कहलाएगी। अनंत तक संख्याएं होती हैं। वह पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं तो आप अनंत तक जाती हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 जैसा यहाँ पर इड़ा में 0 जैसा बना हुआ है, तो आपका यहाँ पे जब 0 जैसा बना है तो आपको पूर्ण में 0 जैसा बना, तो आपको याद रखना इस 0 से शुरू होती हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाती है। आप जो कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे से याद रख सकते हैं ऐसे। अब देखेंगे पूर्णांक, क्योंकि ये संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। संख्या के कितने प्रकार की? प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्या पढ़ लिया। पूर्णांक, पूर्णांक जो होते हैं वह जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हों या धनात्मक संख्याएं हों या 0 है, वह सभी पूर्णांक कहलाते हैं, मतलब पूरे अंक। तो पूरे अंक में हम जानते हैं कुछ संख्या ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होते हैं, 0 भी एक अंक है, तो यहाँ पर ये पूर्णांक में आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी माइनस की संख्या दिख जाए तो आपको कहना पूर्णांक, बस वो बटे में ना हो, नहीं तो परी में बन जाती है। तो आपको याद रखना कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक बाद में, पहले देख लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं इस 0 के बाएं तरफ, संख्या रेखा पर आपने देखे होंगे बाएं तरफ, तो यहाँ पर जी -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 जी धनात्मक पूर्णांक हैं, इन्फिनिटी अनंत तक जाते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि शून्य ना ही धनात्मक माना जाता है और ना ही ऋणात्मक माना जाता है। और ऐसी संख्याएं जो है 1 2 3 इनमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये भले ही ये कोई चिन्ह नहीं लगा तो इनमें को हम धनात्मक हमेशा मानते हैं, भले ही चिन्ह ना लगा हो। पर 0 है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा, पर ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। और पूर्णांक जो होते हैं आप इसमें देख लीजिए कि सबसे छोटी संख्या जो है, अगर धनात्मक का है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो 1 होती है, और सबसे फिर यहाँ पर बड़ी धनात्मक संख्या हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि बड़ी अनंत तक जाती। पर इस ऋणात्मक में उल्टा है, हम इसमें सबसे बड़ी बता सकते हैं। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाती। तो ये ऐसे जब जाती हैं तो छोटी होती जाती हैं। -1 का कर्जदार, -2 का कर्जदार, 3 का, जितना ज़्यादा कर्जदार होगा उतना ही गरीब होगा। तो ये 1 ही रुपये का कर्जदार, तो ये सबसे बड़ा, और ये 2 रुपये का तो इससे ये छोटा होगा, तो इसलिए ऐसे छोटी होती जाती हैं। तो -1 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, माइनस की सबसे बड़ी संख्या -1, और प्लस की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो माइनस में हम सबसे छोटी संख्या नहीं बता सकते और धनात्मक संख्याओं में हम सबसे बड़ी नहीं बता सकते। फिर देखिए परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं जिसमें Q बराबर नहीं 0। ऐसी संख्याएं जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, P/Q
को गोली मारिए। आपको याद रखना है ऐसी संख्या जो बटे में लिखी जा सकती हैं, मतलब अंश बटे हर में लिखी जा सकती हैं। और इसमें बस नीचे वाला जो है वह जीरो बस ना हो, नीचे कभी जीरो ना हो तो समझ जाना वह परिमेय संख्या। ऊपर भले ही जीरो हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे हर में जीरो ना हो, हर कहलाता है बटे के नीचे वाला। फिर आप देखिए जैसे तीन, तीन भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बटे में लिख सकते हैं। कैसे? अब इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा है तो हम एक लिख सकते हैं। इसके बटे में क्या लिख सकते हैं? इसके बटे हम चाहें एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं के बटे में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम एक से किसी भी संख्या में भाग करें तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। एक का 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 ही आएगा, तो भाग करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए यही कारण है कि सभी संख्याओं के बटे में एक माना जाता है। इसलिए अब जो बटे में बन गई तो ये परिमेय संख्या। 6/2 तो दिख ही रही है, 5/2। इसमें यदि माइनस भी लगा दें तो भी यह परिमेय संख्या है। फिर देखिए जीरो, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि नीचे क्यू जो नीचे लिखा यह जीरो ना हो, तो यहाँ पर हमने देखा जी जीरो तो आ गया, पर यह क्यू नहीं है, यह पी है ऊपर वाला। इसके नीचे तो एक ही लिखा हुआ है, क्योंकि सभी के नीचे एक माना जाता है। तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे जीरो ना होना चाहिए। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, मतलब जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? यहाँ पर हमने देखा जैसे √2, रूट में वर्गमूल में इसको रूट या वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा यह स्क्वायर रूट भी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वह सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। इनको हम बटे में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट वाली संख्या में थोड़ी ना हम एक से भाग देंगे। अगर एक लगा भी देंगे, एक से भाग थोड़ी ना देंगे। बिना रूट में है तो 1 2 नहीं 2 आता है, अगर 2 बस होता जी, पर रूट लगा है इसलिए नहीं कट सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। वैसे ही 1/√5 ये भी परिमेय नहीं है। बटे में तो लिखा है, पर यहाँ पर हमने देखा इसमें रूट लगा हुआ है, तो रूट वाली संख्या चाहे कितनी भी हो वह परिमेय नहीं होती हैं। फिर यहाँ पे देखा, क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी घात। फिर देखा 7/1/2, यह लिखा हुआ है जो यह एक, तो यहाँ पर 7/1/√2 लिखना था, तो यहाँ पर यह अब एक परिमेय संख्या नहीं है। और पाई जो लिखा हुआ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई को याद रखना है कि पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है। पाई का जो मान होता है वह क्या होता है? वह 22/7 होता है, 22/7। अब आप देखेंगे यार यह तो बटे में लिखा है तो यह परिमेय होना चाहिए, पर यह पूर्ण मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है, यह एक आभासी मान, काल्पनिक मान है। तो यह अगर 7 से भाग करेंगे 22 में कभी नहीं कटेगा, बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए यह क्या है? मान बस जो है वह दिखता है परिमेय, पर ये पाई को हमेशा अपरिमेय में रखा गया है। तो इसमें कुछ ऐसे चिन्ह हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। अल्फ़ा का चिन्ह होता है ऐसा, और बीटा का ऐसा होता है, गामा का ऐसा होता है, लैम्डा का ऐसा, इस गामा का ही उल्टा। फिर अपन ने देखा साई का ये होता है त्रिशूल जैसा, पाई ये होता है जानते ही हो। सिग्मा ऐसे ना बनाना, सिग्मा बनाना ऐसे, एम जैसा होता है ऐसे, तो आप ऐसे बनाना, तो यह क्या है? सिग्मा। और ये ईटा होता है। फिर देखेंगे और भी संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स करके लिख दिया गया है। तो मिक्स करके लिख दिया, देखिए इसमें अपरिमेय हो गई √2 और 3 एक परिमेय, मिक्स है ना यहाँ पर। तो सभी मिक्स संख्याएं जो हैं परिमेय और अपरिमेय वो सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह जो बन जाए वह वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाती दुनिया भर की कोई भी संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जो दिखती हैं। फिर देखिए सम संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं सम संख्या, ये तो सभी जानते हैं। 2 से भाग 2 में चला जाएगा, 4 में पूरा, मतलब शेष पर 0 आए तो वो
पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वो जिसमें जीरो शेषफल आता है मतलब उसका कि पूरा पूरा भाग चला गया, तो वह सम संख्या कहलाएंगी, वह इन्फिनिटी तक जाती हैं। फिर देखा विषम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, जो पीछे का उछल आया। तो आप देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, ये विषम संख्या इन्फिनिटी तक जाती। आप यदि 2 से भाग 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, फिर नीचे एक शेषफल बच जाएगा, सभी में एक एक शेषफल बचता जाएगा, वो सभी विषम संख्याएं कहलाएंगी। फिर देखेंगे आगे भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब भाग्यवान, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये इतने भाग्यवान होती हैं संख्याएं कि ये खुद के पहाड़े में तो आती हैं, ये और किसी के पहाड़े में भी आ जाती हैं, तो इसलिए ये भाग्यवान है। इनको सभी और किसी के पहाड़े में भी जगह मिल गई। जैसे कि 4 है भाई, 1 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, खुद के में तो आया और 1 के में, पर ये 2 के में भी आ गया, इसको 2 के पहाड़े में भी जगह मिल गई, तो ये भाग्यवान कहलाए। ऐसे ही 6, 1 के में भी आता, 6 के में भी आता, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, तो 1 और 6 तो इसके 2 गुणनखंड हुआ। पर यह 2 और 3 के में भी तो आता, तो ऐसे इसके 4 गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड मतलब 4 गुणनखंड 2 से अधिक ही तो हैं, तो ये अन्य किसी और के पहाड़े में भी आए खुद के पहाड़े के अलावा, तो भाज्य संख्या है मतलब भाग्यवान है। और अभाज्य संख्याएं, अभागी, वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए 2 है, 2 केवल 1 के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में इसको जगह नहीं मिली, तो अभागी संख्या मतलब अभाज्य संख्या। ऐसे ही 3 के में आएगा और केवल 1 के में आएगा, और 5 के में आएगा और केवल 1 के में आएगा, तो इसके केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5, क्योंकि 5 के में आएगा और 1 के में, सो इसके केवल 2, और यहाँ पे 7 के में आएगा और 1 के में, इसके भी केवल 2, तो इन सब के इन सब के केवल 2 गुणनखंड हैं। तो ये सभी अभागी संख्या है, ये किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आ पाती हैं, स्वयं के में या 1 के में। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 दोनों में नहीं है, तो 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य कहलाती है। अब देखेंगे पाठ 2 की। पाठ 2 में क्या है, पाठ 2 में बहुपद इसका नाम है, अध्याय 2 का, मैथ में कक्षा 10वीं में। तो बहुपद कहलाता क्या है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक, मतलब चर कहलाते हैं x, y, z, जी सभी संख्याएं जो हैं ABCD के अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वह चर कहलाते हैं। तो यहाँ पर x को एक चर के रूप में लिया गया है, तो ज़्यादातर x, y, z को चर के रूप में लिया जाता है ऐसे बहुपदों में। जैसे कि आपने देखा 5x² - 3x + 8, तो उसमें लिखा ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात धनात्मक, मतलब चर की जो घात है, घात से मतलब है केवल, सो घात कैसी हो, धन की हो और पूरी संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब धन की हो, और पूर्णांक हमने बताया था अभी कि वह पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, आधी अधूरी नहीं, बटे में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 है, बटे में तो है नहीं है, और प्लस की भी है, और यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं है, सो मतलब एक घात है, एक बटे में नहीं है, और पूरी प्लस की भी है, एक x की घात प्लस की नहीं होना चाहिए जी, चाहे पद चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, बस घात वो माइनस की नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा √2x - 8, यहाँ पर x के ऊपर यदि रूट लगा होता तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल का मतलब आधी घात मतलब 1/2 घात, तो 1/2 मतलब पूर्णांक होता ही नहीं है, वो तो आधा अधूरा है। तो यहाँ पर x के ऊपर रूट नहीं लगा है, इसलिए यह एक बहुपद है। x के ऊपर एक घात है, प्लस की भी है घात और पूरी भी है। फिर देखा रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद, रेखिक शब्द आए तो हमेशा इसका संबंध 1 से होता है। तो रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 1 हो, 1 से ज़्यादा घात ना हो। यहाँ पर आप देखिए 2 घात है सबसे ज़्यादा, इनमें अधिकतम घात 2 है, सो ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। और दूसरा वाला है, यहाँ पर आप देखिए इसमें 1 घात है, 1 के अलावा कोई 2 घात तो है ही नहीं है, कोई और घात नहीं है 1 से बड़ी, इसलिए यह रेखिक में आ जाएगा, तो यही यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए
द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पर देखिए अभी पहले पढ़ा था, इसमें अधिकतम घात 1 के बाद 2 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। अगर 3 होता तो ये द्विघात ना कहलाता है, त्रिघात कहलाता। तो यहाँ पर अधिकतम घात सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद। फिर देखा ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो तो वह बहुपद कहलाता त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए 1 भी घात है, 2 भी और 3 भी, तो सबसे बड़ी देखना है, बड़ी तो 3 ही है, तो यहाँ पर देख लिया कि यह त्रिघात बहुपद है। अगर ये घात कोई भी माइनस की हो जाती तो यह बहुपद ही न कहलाता, कोई भी बहुपद न कहलाता। तो आपको याद रखना है ऐसे। फिर देखा यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो और जब इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल। तो आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद अलग होता है, द्विघात बहुपद अलग, द्विघात समीकरण अलग। तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, आपको बराबर दिखेगा, उसमें समीकरण में हमेशा बराबर लगा होता है, 2 पक्ष होते हैं, और बहुपद में एक ही पक्ष होता है, यही बात, कहीं बराबर नहीं दिखेगा बीच में। तो देखिए इसका द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप, अगर एग्जाम में आ जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए तो आपको यही लिख देना है ax² प्लस bx प्लस c, चाहे व्यापक रूप का है चाहे मानक रूप, तो यही होता है। तो यहाँ पर देगा चर x है और ये a और b और c को अचर माना गया। अचर मतलब a और b और c की जगह कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो यदि द्विघात बहुपद इतने इतने के रूप का हो और जब इसके शून्यक 2 घात है तो 2 शून्यक होते हैं। एग्जाम में आता है यदि 3 घात वाला कोई बहुपद है तो अधिकतम उसके शून्यक कितने होंगे? 3। अगर 2 घात वाला कोई बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे, अल्फा और बीटा बस। तो अगर ऐसे अगर एक बहुपद दिया गया और 2 शून्यक, तो सूत्र बनते हैं, तो शून्यकों का योगफल 2 ये शून्यक है, योगफल मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? b, तो ये आ गया माइनस ज्यों कहते हो, और x का गुणांक मतलब b, और नीचे x² का गुणांक, x² का गुणांक आप देख रहे हैं a, x² के साथ जो लिखा है वह गुणांक कहलाता, तो यहाँ पर a आ गया। फिर आगे देखा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कहलाता है जी c, तो c एक अचर पद है और बटे में x² का गुणांक, तो फिर से x² के साथ जो लिखा a लिखा उसको लिख दिया। एग्जाम में आते हैं सीधा शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस b अपॉन a, जी आपको याद रखना है, ऐसा लिख देना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। फिर देखिए आगे, किसी बहुपद को चर का कोई संख्यात्मक मान रखने पर यदि पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह संख्या बहुपद का शून्य कहलाती है। तो शून्य क्या कहलाता है? ये ऑब्जेक्ट में आ सकता है आपका कि किसी बहुपद में चर का कोई संख्यात्मक मान, चर का कोई संख्यात्मक मान, चर मतलब x का कोई संख्यात्मक मान रखने पर उसमें x की जगह पे कोई संख्या रख दें तो पूरा बहुपद 0 बन जाए, 0 बन जाए, तो वह संख्या बहुपद कहलाती। जैसे px बराबर ax प्लस b लिखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि x का मान कुछ रख दें, है ना, और वहाँ पे ये पूरा दोनों को सॉल्व करें तो 0 बन जाए, तो वह क्या कहलाएगा? उसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखा तो k, अब यहाँ पे k को x की जगह पे क्या रखा? यहाँ पर k रख दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? मान लो 0 बन गया। तो इस k को यहाँ पर इस k को रखा x की जगह पे, तो k इसका क्या कहलाएगा? इस px का शून्यक होगा। अब k माना है ऐसे ही, नहीं तो वैसे तो अपन यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 4 सॉरी, यहाँ पर यदि होता 2x माइनस 4 होता तो 2 और x का मान भी 2 रख देते और माइनस 4 होता यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 4 कट जाता तो 0 आ जाता, तो इसका मान x का मान 2 रखा, तो इसलिए यहाँ पे इसका बहुपद 2 हो जाता। तो देख लीजिए, रेखिक बहुपद का ग्राफ सररेखीय होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है ऑब्जेक्ट में, तो रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखीय होता है। और द्विघात बहुपद सरल रेखीय मतलब हमने बताया भी है आपको कि यदि कभी रेखिक शब्द आए तो आपको समझ जाना एक घात मतलब सरल रेखा में, तो यहाँ पे सरल रेखा एक जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा सरल मतलब सीधी रेखा कहलाती है,
और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार, द्विघात दो घात वाला कोई बहुपद है उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ऐसे परवलय यू ऐसे घुमा हुआ बनेगा तो परवलय कहलाता है, यू जैसा या उल्टा यू। तो आपको हमेशा याद रखना है, दो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट में जरूर पूछे जाएंगे कोई ना कोई। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार, और रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखीय। फिर आगे देखेंगे, ये भी आपके ऑब्जेक्ट रूप में आते हैं। यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाई जैसा बना है, गामा है, तो गामा द्विघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। यदि दो शून्यक हैं तो उसके सूत्र भी अभी अपन ने पढ़े थे कि यदि दो शून्यक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अभी पिछले में पढ़े थे अपन ने, क्या पढ़े थे देख लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो शून्यक हैं तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। पर यदि तीन तीन शून्यक है, कैसे हैं? तीन शून्यक है तो उनका भी योगफल माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये ऑब्जेक्ट रूप में आते हैं, इसलिए ज़रूर याद कर लीजिए कि शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो चीज़ें हो गई, गुणा भी है, इंटू मतलब गुणा, बिंदी का मतलब इंटू मतलब गुणा, और योग मतलब जोड़ भी है, दो चीज़ें ऐड हो रही, कि गुणा भी और प्लस। तो शून्यकों के गुणनफलों का योग सी अपॉन ए होता है। और इस बारे में हमने पढ़ा था कि शून्यकों का गुणनफल सीधा सी अपॉन ए, और इसमें शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है? सी अपॉन ए। और शून्यकों का सीधा गुणनफल का है तो माइनस डी अपॉन ए। तीनों शून्यकों के का गुणनफल माइनस डी अपॉन ए। फिर हमने देखा विभाजन एल्गोरिथम। अब विभाजन, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी वो कट गई है, ठीक है, तो अब विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ना विभाजन यूक्लिड विभाजन से कुछ आएगा। तो इसमें सूत्र है भाई, देख ले रहे एक बार, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। बचपन में पढ़ा था यह भाग की जांच के लिए, तो इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो या हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे प्लस है, तो प्लस की जगह पे गुणा लगना है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर पी एक्स भाज्य हो गया, भाजक जी एक्स हो गया, भागफल क्यू एक्स हो गया और शेषफल आर एक्स हो गया। अब देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 3 मतलब पाठ 3 के महत्वपूर्ण सूत्र, और अगर परिभाषाएं तो वो भी देख लेंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्र, यदि एग्जाम में बिल्कुल निश्चित आते हैं तीनों सूत्रों में से कोई एक डीएम है, कोई आना ही आना है, डीएम मतलब धरो मिल लें, तो आपको याद रखना है कि इन तीनों में से कोई एक निश्चित आए। कैसा? उसमें एग्जाम में लिखा है यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? सो आपको याद रखना है एक अद्वितीय हल होगा। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि चूँकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो कैसे हम लिख सकते हैं सूत्र को? वो एक जे भी लिख के दे देगा, एक जे लिख के दे देगा, एक जे लिख के दे दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आपको हमेशा याद रखना अद्वितीय शब्द आया, सो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। फिर यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं मतलब यहाँ पर C1/C2 बराबर नहीं C1/C2 होना चाहिए। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो अनंत अनेक हल भी लिख सकते, अपरिमित रूप से अनेक हल भी लिख सकते हैं, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, बहुत सारे। तो दोनों जगह यदि बराबर दिखे, अब दो बराबर हैं तो बहुत सारे हल होंगे, इसलिए अनेक हल। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक ही बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो मतलब कुछ हल हो सकते हैं, कोई हल। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर एक भी बराबर नहीं है, सो एक हल होगा अद्वितीय हल। पर यहाँ पे बराबर है और बराबर नहीं C1/C2 तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अगर C1/C2 बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा, तीसरे को वैल्यू नहीं दी कोई, तो कोई हल नहीं होगा, ये बिगाड़ देगा सब।
फिर देखा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, जब बराबर नहीं लगा और केवल दो हैं, C1/C2 को लिया ही नहीं है, तो केवल एक हल होगा इसका। तो याद रख लेना जैसे भी याद हो जाए। फिर देखा बज्र गुणन विधि के लिए सूत्र, बज्र गुणन जो है वह अब हट गया है, अब यह ना सूत्र आएगा ना कुछ आएगा, सूत्र होता है तो एक पार्ट ले रहे हैं। x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1, ये होता है। तो आपको याद रखना है थोड़ा कि यदि रेखाएं, एग्जाम में आ सकता है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वह क्या होंगी, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो समीकरण युग्म का हल होगा। उसमें एग्जाम में आएगा यदि दो रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, एक ही हल होगा। और यहाँ पर आपको दो रेखाएं दिख रही, यदि रेखाएं कैसी हों, समांतर हो, एग्जाम में आ सकता है यदि रेखाएं समांतर हो या असंगत हों तो उनके कितने हल होंगे, उनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर, एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है। फिर देखा यदि रेखाएं समपाती हों, समपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रखी हुई हो तो अनंत बिंदुओं पर ये काटती हुई जाएगी दोनों तरफ। तो यदि रेखाएं समपाती हो ना तो रेखाएं संगत भी होंगी, आश्रित भी होंगी, और इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब अनंत अनेक हल होंगे। तो यही है, इन सूत्रों के आधार पे आपको याद रखना है कि यदि एक दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती, तो अद्वितीय हल, और कोई हल नहीं होता, कब कोई हल नहीं होता, यदि रेखाएं क्या हों, समांतर। और यहाँ पर युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल कब होते हैं, यदि रेखाएं क्या हों, समपाती हों। तो कैसा भी आ जाए तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट रूप में आता है सबसे ज़्यादा कि यदि रेखाएं समांतर हों, तो रेखाएं समांतर हों तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे नहीं काटेंगी, समांतर का मतलब कहीं पे ना काटना, और समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाना, तो काटती हुई जाएंगी तो बहुत सारे हल होंगे। हाय फ्रेंड, अब देखेंगे हम कक्षा 10वीं के पाठ 4 के मतलब अध्याय 4 के महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं। तो इसमें अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कहलाता क्या है, यह कहलाता है ऐसा समीकरण, अभी द्विघात बहुपद हम पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता, पर इसमें होगा ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है, पर उसमें बहुपद था, इसमें समीकरण, क्योंकि इसमें ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात या जिसमें चर की घात क्या हो, जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता। इसका मानक रूप या व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। द्विघात शब्द आए तो इसका संबंध हमेशा 2 ही से होता है, एग्जाम में आ सकता है, हमेशा एग्जाम में कैसा आता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, जितनी घात उतनी मूल, या फिर जितनी घात उतने शून्यक। तो आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण में हमेशा बराबर होगा और द्विघात बहुपद में बराबर नहीं होता है। तो समीकरण शब्द आए कभी भी तो याद रखना है बराबर जरूर मिलेगा, मतलब 2 पक्ष होते हैं। फिर देगा सूत्र, अभी परिभाषा हो गई। अब ये परिभाषा 2 नंबर में आ सकती है, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर देखा सूत्र, विभक्त कर d बराबर b² - 4ac, विभक्त कर का सूत्र होता है, इसको जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में आता कि विभक्त कर d बराबर क्या होता है, ... लिख देगा खाली स्थान में। फिर यदि d > 0, ग्रेटर का मतलब क्या, बड़ा, सो d के साइड आप देखिए गौर से कि d के साइड क्या है, बड़ा हिस्सा है यहाँ पे, और 9 किस साइड है, 0 के साइड, मतलब d क्या है, बड़ा है, और 0 क्या है, छोटा है। तो जिसके साइड 9 है वो छोटा, जिसके साइड ये हिस्सा खुला हिस्सा है वो बड़ा। सो d बड़ा है 0 से, या d का मान हम ये भी लिख सकते हैं कि b² - 4ac बड़ा है 0 से। तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। आपको बिल्कुल ये रट लेना है सूत्र, कोई एक सूत्र जरूर आना है। यदि ऑब्जेक्ट में आएगा कि d बड़ा है 0 से, या d का मान ये रख दिया, d को ना लिखो सुखा पद ये
मान भी लग के आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। तो समीकरण के मूल, बड़ा शब्द है तो अपन को याद रखना, तो समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। यदि डी छोटा, अब डी के साइड नोक है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि यदि नोक है तो आपको याद रखना कि छोटा, नोक किस साइड है, डी के साइड, मतलब डी छोटा है। सो डी 0 से छोटा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक ही नहीं होंगे। यदि बड़ा है तो वास्तविक तो होंगे पर असमान होंगे। यदि छोटा है डी 0 से तो वास्तविक ही नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी अगर माइनस में अगर आ गया तो माइनस की संख्या आ गई तो वह 0 से छोटी तो कहलाती है। तो यहाँ पे डी 0 से छोटा है, मतलब माइनस की संख्या कोई है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। फिर देखा यदि डी बराबर 0, अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बराबर लगा है, बराबर मतलब समान। तो यहाँ पे चाहे हम कह दें दो चीज़ें बराबर हैं या दो चीज़ें समान, सो हमने देखा यहाँ बराबर लगा है इसलिए यहाँ पे समान लिखा है। तो यदि डी बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मतलब डी का मान 0 ही आ जाए, तो समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तो आपने देखा, ये सूत्र याद रख लेना। अब ये वाला एक द्विघाती सूत्र, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है ऑब्जेक्ट के लिए। तो द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य का, या फिर आ सकता है द्विघाती सूत्र लिखिए या फिर श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, एक पदेन में आ सकता है, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, या वर्गमूल वी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ भी पढ़ सकते। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बटे कह दो या फिर अपॉन कह दो। सो हमने कहा कि बटे 2a या फिर अपॉन 2a। फिर एक बार वो पढ़ के बता दे रहे हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या और दूसरा अगला सूत्र और भी है, ए स्क्वायर, अभी हमने ये पढ़े थे, ये पर पूर्ण वर्ग विधि में उल्टे यूज होते हैं, हमें ये याद रखना है और ऐसा बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर चैप्टर 1 में, पर एक बार पढ़ लीजिए, अब उल्टा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा तो ऐसे यूज हो जाता, अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसे यूज हो जाता। तो सर्व समीकरण कैसे भी यूज हो जाती हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग विधि है अध्याय 4 में, उसके लिए सूत्र हमेशा उल्टे ऐसे वाले याद होते हैं कि ऐसे हम बनाएंगे तो इसको ऐसे रूप में चेंज कर देंगे। नाम ही उसका पूर्ण वर्ग, मतलब पूरे का वर्ग। सो पूरे का वर्ग बनाना पड़ता है, मतलब पहले ऐसा रूप में बनाएंगे, कैसे लास्ट में ऐसे रूप में बना देंगे तो पूर्ण वर्ग विधि बन जाएगी। फिर देखा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यदि दो शून्यक हों, उसमें बहुपद थे तो बहुपदों के दो शून्यक थे, तो अभी यही सूत्र था। ये समीकरण है द्विघाती, तो चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, दोनों के सूत्र एक से होते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो यहाँ पर शून्यकों लिखा, तो शून्यकों की जगह मूलों भी लिखा हो सकता है कि मूलों का योगफल, एग्जाम में लिखा आ सकता है कि मूलों का योगफल बताइए, तो क्या होगा, मूलों का योगफल डॉट 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 क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, लिख देना आपको। शून्यकों का गुणनफल डॉट 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 है, सी अपॉन ए होता है। तो शून्यकों या मूलों कुछ भी आ जाए। अब देखेंगे अध्याय 5 के सूत्र और परिभाषाएं। तो इसमें देखा अध्याय 5 में है समांतर श्रेणी। इसमें ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब होता है एन वा पद, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन लिखा है, सो मतलब एन, और ए का मतलब होता है पद, सो एन वा पद मतलब ए एन। एन वा पद हिंदी में कहते हैं और उसको गणितीय रूप में लिखते हैं ए एन। ए एन मतलब एन वा पद। एन वा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए एन को एन वा पद का सूत्र। काय का सूत्र है जी, एन वा पद का। एग्जाम में आता है एक नंबर में ऑब्जेक्ट में कि एन वा पद का सूत्र लिखिए, तो आपको याद रखना है एन वा पद का सूत्र यही होता है। फिर देखा एस एन, एस शब्द कभी भी देखे तो आपको याद रखना है योग। एस शब्द कभी भी देखे तो आपको क्या याद रखना है, योग।
तो एग्जाम में आ सकता है अंतिम पद की स्थिति में n पदों के योग का सूत्र लिखिए। अंतिम पद की स्थिति में n पदों का योग का सूत्र लिखिए। तो आपको सूत्र याद रखना है कि अंतिम पद मतलब n, अंतिम पद मतलब कहते नहीं है n सारे लोग, n मतलब बहुत सारे, n तक, लास्ट तक, तो लास्ट को कहते हैं n। तो अंतिम पद मतलब l, n, तो यहाँ पर n पदों का योग, n पद, यहाँ पर n वहाँ पद है, e लिखा सो पद, पर यहाँ s आ गया सो n पदों का योग, s कभी भी देखे तो योग। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l क्या है, एक अंतिम पद है। अंत में जो पद है उसको an भी कहते हैं और या फिर l कह देते हैं। तो फिर देगा योग का सूत्र ये है, योग का सूत्र ये अंतिम पद की स्थिति में है, जब अंतिम पद दिया हो तो Sn का सूत्र ये लिखा अंतिम पद की स्थिति में n पदों का योग, और ये सीधा सिंपल योग है जब अंतिम पद ना दिया हो। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, अगर इसका स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं समझना है तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, और समझते जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देगा क्योंकि यह ऑब्जेक्ट में भी आते हैं। तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 2/2, तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर 1 लिखना है। हाँ, तो देखिए Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है एग्जाम में बिल्कुल आते हैं ऑब्जेक्ट में, इसलिए सुनते भी जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2 काय का सूत्र है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र। एग्जाम में आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र लिखिए। प्रथम n लिखा है सो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, यहाँ पर के योग और लिख दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब सही है। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि मैं यहाँ पर क्या बताया है कि Sn मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। प्रथम n लिखा तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, तो योग सूत्र, तो यहाँ पे देगा n इंटू n प्लस 1/2 प्रथम n प्राकृत संख्याओं। और ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के सूत्र का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि गॉस, किसने किया था, गॉस ने। फिर देखा सारवंतर स्मॉल डी को क्या कहते हैं, सारवंतर। सो सारवंतर का मतलब जो बाद वाला पद उसमें से एक उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा दो तो सारवंतर निकल आता है। तो यहाँ पर डी बराबर AK प्लस 1 माइनस AK, मिश्र धन A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के होल की पावर n। ये आप पढ़ चुके हैं बहुत बार छोटी क्लासों में, तो ये भी आ सकता है, तो इसको कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में आ जाता कभी कभार। मिश्र धन A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल की पावर n। फिर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर देखा P यहाँ पर क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर, और n समय है। यहाँ पर मूलधन हिंदी में लिखा और दर भी और समय भी, तो याद रखना E मिश्र धन, P मूलधन, R दर और n समय। फिर देखा एक AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप ऑब्जेक्ट में आता ही आता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये व्यापक रूप जरूर याद कर लेना है। तो A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 ऐसे ये बढ़ता जाता है, तो A प्लस n-1D हो जाता है। प्रथम पद में D नहीं है, दूसरे पद में D है, तीसरे पद में 2D है, तो तीसरा पद पर लिखा 2 है। तो आपको हमेशा याद रखना कि अगर चौथा कहें सो एक कम लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कम ही तो है। अगर हमने चौथा देखा तो चौथे में 3 लिखा, 3D। ऐसे यहाँ पर n-वा लास्ट वाला पद n-वा पद कहलाता, तो n-वा पद में n ना लिखेंगे, n में एक कम कह देंगे। जैसे यहाँ पर चौथे पद में एक कम हो गया सो 3, n में एक कम कह दिया सो n-1। तो ये व्यापक रूप होता है जहाँ प्रथम पद A है और D क्या है, D सारवंत है, तो सारवंत D। समांतर श्रेणी की परिभाषा भी आ सकती है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है
जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, पहले पद के अतिरिक्त। भाई कह रहा एक समांतर श्रेणी, नाम ही उसका समांतर, समान अंतर होना चाहिए सभी पदों में। तो अगर दूसरे पद में से पहले को घटाएं, आप देखिए, अच्छा इस a प्लस डी में से a को घटा दो तो d बस बचेगा। ऐसे ही a प्लस 2d में से a प्लस डी को घटा दो तो a और a भी घट जाएगा, और 2d में से 1d गया तो एक ही d बचेगा। तो वही है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब पहले a में कुछ नहीं जोड़ा, फिर a में d जोड़ा, फिर एक में एक d, सब में एक एक d जोड़ता चला जा रहा है। पहले d नहीं है, फिर एक d जोड़ गया, फिर एक और d जोड़ गया तो 2d हो गए, फिर एक और d और जोड़ गया तो 3d हो गए। ऐसे ये d जोड़ते जा रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ये अध्याय 5 तक के सूत्र हैं, अभी पूरे अध्याय 15 तक के सूत्र और ऑब्जेक्ट की वीडियो भी बनना है। अभी 2020 से 21 के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं बस सभी चैप्टरों के, उनकी भी वीडियो बनाना है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।